ओके लो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि दो तरीके की क्वांटिटीज होती है। ऐसी क्वांटिटीज जो होती है स्केलर, उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी क्वांटिटीज जो होती है वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये चीज उठा सकते हैं कि जैसे कि अगर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, जैसे ये मीटर में ये हिस्सा जो होता है ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे दे रहा है, कह सकते हैं हमें एक मैग्नीट्यूड दे दे रहा है। तो ये जो चीज है डिस्टेंस जो है, ये हमारे लिए क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वही अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपरली क्या है, एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ साथ में डायरेक्शन भी है। अब खुद इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हें ए से बी जाना है तो तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें बी से ए की तरफ जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो यही चीज है कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट डिस्टेंस जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब आती है सबसे पहली और बेसिक सी चीज, जो कि क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सिंपल एक एरो होता है, उस एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इस एरो का ऑफ कोर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसे हम टेल बोलेंगे, एक फिनिशिंग पॉइंट होगा जिसको हम हेड बोलेंगे, ठीक है। इतना सही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ खास बात यह है कि जो हम एरो बनाते हैं, ठीक है, वो एरो हमें दो चीजें बताता है। सबसे पहली चीज तो वो क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, कि बॉडी किधर मूव कर रही है, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में। तो सिंपल सी बात है, तुम जिस तरीके से एरो बनाओगे, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर होती है। दूसरी चीज हमें इससे क्या पता लगता है कि वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल सा मैग्नीट्यूड। अब इमेजिन करके देखो, तुम दो तरीके के एरो बना रहे हो, एक एरो जो कि बड़ा है और एक एरो मान लो क्या है, ऐसे छोटा एरो है। तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा एरो होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, छोटे वाले का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो सिंपल सी बात है, जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हमें दो चीजें पता चलती हैं, बड़ा एरो यानी बड़ा वेक्टर, और छोटा एरो यानी छोटा वेक्टर। बेसिकली मैग्नीट्यूड उसका आराम से छोटा हो जाएगा, और साथ साथ में एरो जहां पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन तो दे ही रहा है। और वही अगर मान लो अगर तुम्हें उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम वेक्टर को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जहां हमारे पास कोई भी वेक्टर है, चलो मान लो फोर्स है, तो फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी है तो ऐसे, एक्सेलरेशन है तो ऐसे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके ऊपर ऐसे हम एक क्या कर देते हैं, फोर्स लगा देते, मतलब एरो लगा देते हैं। एक तरीके से उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम इधर मूव कर रहे हो तभी तुम्हें ऐसा वो लगाना है। अगर बॉडी इधर भी मूव कर रही है तो भी हम जो एरो है जैसा है वैसे लगे, ये रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। अगली जो चीज है वो हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनका हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड भी हो और साथ के साथ क्या हो, सेम डायरेक्शन भी हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलो मान लो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, या नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, एक डायरेक्शन है, जो भी एक डायरेक्शन तुम्हें माननी है, बट दोनों के दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। और दूसरी चीज, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अगली चीज जो है हमारे पास वो क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे अगर कोई बॉडी 400 मीटर है तो 400 मीटर पे ही रहेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब यही है। पॉइंट क्या है, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये अब मान लो मेरे पास ये एक ए वेक्टर है और इसका मान लो चलो 300 मीटर है, ठीक है, और ये 300 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब जैसे ही तुमने उसको क्या लिखा, माइनस ए लिखा, तो अभी भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 300 मीटर ही है, बट पॉइंट क्या है, अब डायरेक्शन पहले एक्स एक्सिस हुआ करती थी, अब क्या हो गई, माइनस एक्स एक्सिस। बेसिकली डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो ये मेरा एक वेक्टर है और ये उसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगली चीज है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या एक तरीके से लेंथ बताएगा, या कह सकते हो मैग्नीट्यूड बताएगा। अभी मैंने बताया ना कि एक बड़ा एरो बना रहे हो तो ज्यादा मैग्नीट्यूड है, छोटा एरो बना रहे हो यानी कम मैग्नीट्यूड है। कि ये करने से हमें मिल क्या रहा है, इससे हमें मिल जाएगी पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब इसको हम बहुत सिंपल तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड लिखना है। चलो मान लो जैसे कोई किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम लिख रहे हैं और वो कितना है, 500 मीटर है, और वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मुझे नॉर्थ से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है,
मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमने वेक्टर तो लिखा ही लिखा और साथ में उसके पास क्या कर दिया, ऐसे हमने मॉड लगा दिया, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सिर्फ मॉड लगाने की, अगर तुम एरो हटा के सिर्फ और सिर्फ ए भी लिखते हो तो ए जो है वो भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। अगली चीज है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा है कि आइदर वो एक्ट करेंगे सेम लाइन में और कह सकते हैं या फिर पैरेलल लाइंस में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अब इसको समझना बहुत आसान है, देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये, अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूं या इस वाले वेक्टर की बात करूं तो ये क्या है, सेम सेम लाइन में है, ठीक है। या फिर अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं या इस वेक्टर की बात करूं तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारे लिए कोलिनियर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो गया, ठीक है। बट इनको साथ साथ हम लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। रीजन क्योंकि तुम साफ साफ देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये मेरा पहला एरो है, ये मेरा मान लो दूसरा एरो है, साफ साफ एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो इन दोनों को बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स बोलते हैं। वही अगर मान लो मैं सिचुएशन उल्टी कर दूं, जहां पे मेरा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, साफ साफ देख सकते हो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बहुत सिंपल सी चीज है, होता क्या है कि ऐसे वेक्टर्स या तो वो सेम लाइन में हो या वो पैरेलल लाइंस में हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी है और हमारे पास ये भी, दोनों चीजें ही इसी चीज का एग्जाम्पल है कोलिनियर का। क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे इस वाले केस में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या है, सेम लाइन में लाई करते हैं, तो ये वाला सिचुएशन हो गया। और अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूं, इस वेक्टर की बात करूं, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। सिमिलरली ये वेक्टर भी क्या है, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर मेरे लिए क्या होगा, पैरेलल। अब फर्क देखते हैं, फर्क हमारे पास क्या क्या है कि सबसे पहली बात, इस वाले केस में जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगर वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गए, लाइक वेक्टर्स हो गए। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है कि या तो वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, एंगल 0 डिग्री बना रहे हो तो वो लाइक वेक्टर्स हो गए, ठीक है। वही अगर मान लो इस वाले केस में जब दो वेक्टर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, तो वो किस सिचुएशन में आ गया, अनलाइक वेक्टर्स में आ गया। अगली चीज हमारे पास क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या है, वेक्टर्स व्हिच एक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब हो सकता है जैसे इमेजिन करके देखो, इसको इमेजिन करने के लिए समझ लो कि ये तुम्हारे घर की फर्श है, ठीक है, और बगल में ये दीवार है, ये दूसरी दीवार है, ठीक है। अब नोटिस करोगे कि फर्श पे ये वाला वेक्टर भी है और ये वाला वेक्टर भी है, दोनों वेक्टर सेम ही प्लेन में है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर फर्श पे मतलब सेम प्लेन पे है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। वही अगर मैं बात करूं इस वेक्टर की, तो ये अलग प्लेन में है, ये वाला वेक्टर अलग प्लेन में, तो जो अलग प्लेन में वो नहीं है, जो वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं वो क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स। वही अगर हम बात करें को इनिशियल वेक्टर्स की, तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है तो वो हमारे लिए क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगर इन तीनों वेक्टर्स की बात करूं तो इन तीनों का ही जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स। इसी का ऑपोजिट समझेंगे तो वो क्या है, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट या फिर बोल सकते हो जो फिनिशिंग पॉइंट होता है, खत्म होने का जो पॉइंट है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये तीन वेक्टर्स, अब ये तीनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स तो डिफरेंट है, कह सकते हो टेल जो है वो अलग अलग है, बट इनके जो हेड है वो एक ही जगह मीट करते हैं, तो ये सब क्या हो गए, को टर्मिनस, ओके, मतलब इनका जो खत्म होने का पॉइंट है वो क्या है, सेम है। अगला जो वेक्टर है उसकी अपने आप में काफी वैल्यू है, और क्या कह सकते हो कि नहीं भी है, कुछ भी जो तुम्हारे मन करे, ठीक है। यहाँ पे जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, अगर हम जीरो वेक्टर की बात करें, हम बोल सकते हैं जीरो और नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, और ये एक आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। अब देखो अब पॉइंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, कि सबसे पहले तो आप जीरो वेक्टर लिखोगे तो ये ऐसे मेरे पास 0 है और उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, बट तुम बोलोगे कि इसका तो कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इसका है मतलब। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर की बात करूं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, बट एक जीरो वेक्टर का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका कह सकते हो जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है।
तो स्टार्ट जहां पे हो रहा है फिनिश भी वो वहीं पे हो जा रहा है। अब अगर लगे कि इसका पॉइंट क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, तो देखो अगर मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है जो कि आपस में बराबर है, तो जब तुम a माइनस बी लिखोगे तो क्या उसे जीरो लिखोगे? नहीं, उसको क्या लिखेंगे हम? जीरो वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि अगर मान लो ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, बट क्या कहते हैं, ऐसे बोलो कि ये दोनों बराबर तो है बट उसमें नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है, इस तरीके से ये दोनों कांस्टेंट बराबर है। तो अगर मान लो अगर ऐसा सीन है तो फिर इसका क्या आंसर होगा? तो इस वाले केस का आंसर हमारे पास किस तरीके से आएगा कि लेमडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लेमडा तो लेमडा ही छोड़ दो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लेमडा। ठीक है, और इंटू ए वेक्टर। अब ऑफ कोर्स ये चीज क्या आएगी? जीरो इंटू ए वेक्टर, जो कि फाइनली मुझे क्या देगा? जीरो नहीं, जीरो वेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है ना। और वही अगर हम बात करें इस वाले सिचुएशन की, जो जहां मैंने तुम्हें बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, वो ऐसी ही चीजों को क्या कर रहा होता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जहां पे एक ऐसा आंसर आ रहा है जो सिर्फ जीरो नहीं है, वो एक जीरो वेक्टर है, जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो तभी हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर का कंसेप्ट आता है। अब इसी में देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कोई ए वेक्टर है और उसमें जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो फाइनली आंसर क्या आएगा? ए आएगा। वही वाली बात है, टू प्लस जीरो क्या आता है? टू ही आता है, वही वाली बात है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि अगर मान लो जीरो वेक्टर को तुम किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी तुम्हारा आंसर जीरो ही आएगा। जैसे टू इंटू जीरो, या फिर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आंसर आने वाला है। ठीक है, वही अगर हम बात करें व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो। ठीक है, अब मान लो इसका जस्ट मैं उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कांस्टेंट को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जीरो वेक्टर से। अब एक मेरे पास ऑलरेडी एक वेक्टर है, अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है, और वही अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन है जहां पे लेमडा ए वेक्टर और म्यू बी वेक्टर, अब ये दोनों अगर मान लो बराबर है, ठीक है, तो अगर मान लो इस तरीके की कभी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन तब ही पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों वेक्टर किसके बराबर हो? जीरो वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत ही अलग तरीके से देखने में लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, बट ध्यान रखना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यहाँ पे जीरो वेक्टर। अब इसके फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो ऑरिजिन पे लाई कर रहा है तो वो उसका जो एक तरीके से पोजीशन हो गया, पोजीशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस चीज को हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका पोजीशन ही ऑरिजिन है, किस पे हो गया? बिल्कुल ही जीरो पे हो गया। ठीक है, या अगर मान लो हम कोई ऐसी बॉडी की बात करें जो कि क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, अब अगर वो बॉडी रेस्ट पे है और उसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहोगे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर है? जीरो वेक्टर के बराबर है, क्योंकि वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, रेस्ट पे है। या फिर अगर मान लो मैं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहूँ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कि ये एक वेलोसिटी है जिसकी वेलोसिटी मेरे पास क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, चेंज तो हो नहीं रहा। तो ऑफ कोर्स जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो कितना है? जीरो है। ऐसे केस में जब तुम एक्सेलरेशन वेक्टर लिखोगे तो वो भी किसके बराबर है? जीरो वेक्टर के बराबर। अब यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट आता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। कहने का मतलब है, अगर मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, इसको मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं। स्केलर का सिंपल ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है 2 3 4 5 ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर ऐसा केस है तो मेरे पास जो ए वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर को क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो होगा क्या? सिंपल सी बात है, ये करने से जो उसका मैग्नीट्यूड था वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि भाई मेरे पास जो ये ए वेक्टर है वो 200 न्यूटन का एक फोर्स है। ठीक है, अब वो 200 न्यूटन का अगर फोर्स है, जैसे ही तुम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 400 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। हुआ क्या? इसकी डायरेक्शन सेम है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदल रही है। अगर ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो मेरे पास ये भी किसकी डायरेक्शन में है? नॉर्थ की ही डायरेक्शन में है। बस फर्क ये है कि होगा ये कि इसका जो मैग्नीट्यूड था 2 से मल्टीप्लाई करते ही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, वही अगर मान लो इसको तुम -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था 2 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, ठीक है, बट माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि ये बॉडी अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो ये बॉडी किस में मूव करेगी? माइनस एक्स एक्सिस में मूव करेगी। माइनस से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन बदलता है,
और 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। अगली चीज देखते हैं, वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में अगर तुम्हें एंगल फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुम्हारे पास दो सिचुएशन है, ये रहा मेरे पास वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, और मान लेते हैं ये मेरे पास एंगल है 120 डिग्री। और दूसरा सिचुएशन है, ये है वेक्टर बी, वेक्टर ए, और यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है। फर्क क्या हुआ है यहाँ पे कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये जो मेरे पास बी वेक्टर था इसको मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। आगे शिफ्ट करने का मतलब, अभी देख सकते हो कि जो वेक्टर बी का हेड है वो ए के टेल से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका टेल है वो मेरे पास पीछे ही रह गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मेरे पास हेड और टेल मिल रहे हैं, वेराज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों के टेल टेल मिल रहे हैं इस वाले पोजीशन पे। ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो वाला एंगल होगा जो कि लाई करता है टेल और टेल के बीच में। ये मेरे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं है, ध्यान रखना। जहां पे हेड और टेल मिल रहे हैं, या कुछ अगर मान लो अगर तुम हेड को हेड से भी मीट करा दो तो वो भी एक कंसेप्ट बन गया अलग तरीके का। पॉइंट ये है कि क्लैरिटी के लिए ध्यान रखना कि मेरे पास जब भी टेल से टेल मिलेगा, ये रहा मेरे पास एक पहला वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, और दोनों के जब टेल मिलेंगे और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, मेरे पास थीटा होगा। दोनों के एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ध्यान रखना ये थीटा है, ऑफ कोर्स पीछे वाला जो एंगल है वो थीटा नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेरे पास थीटा है वो हमेशा 0 से 180 के बीच में ही लाया करेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम साफ साफ देख सकते हो ये एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, और बचा हुआ एंगल क्या है, एक्यूट एंगल नहीं है ऑफ कोर्स। तो यही वाला लॉजिक है। तो ठीक है, वेक्टर्स के कंसेप्ट के लिए इतना ही, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।